आज हम प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन की कहानी को समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से समझना। आप एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ उससे पहले। देखो है क्या, हर्षवर्धन का बड़ा भाई है राज्यवर्धन और बहन है राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह होता है, मौखरी वंश है एक, आगे चल के समझाऊंगा। फिलहाल इससे विवाह होता है ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा की शत्रुता है शशांक और देवगुप्त से। देवगुप्त ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। इस हत्या का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन आगे बढ़ता है और देवगुप्त की हत्या कर देता है। ये सारा षड्यंत्र था शशांक का। शशांक राज्यवर्धन की हत्या इसी बीच में कर देता है। अब इसकी हत्या का और इसकी हत्या का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन आगे बढ़ता है, कन्नौज पहुंचता है और शशांक को हरा देता है। हराने के बाद, क्योंकि यहाँ का कन्नौज का साम्राज्य खाली हो गया था, मतलब गद्दी खाली हो गई है, तो हर्षवर्धन अपनी बहन को उसकी गद्दी पर बैठाता है। बहन बोलती है कि मैं अकेले कैसे शासन संभालूंगी, तो हर्षवर्धन वहां पर रहकर, कन्नौज में रहकर पूरा अपना साम्राज्य विस्तार करता है और फिर से एक साम्राज्य स्थापित करता है, जिसको हम हर्षवर्धन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। अब ये पूरी कहानी को डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखो है क्या, अगर कोई पहली बार इस क्लास को देख रहा हो तो मैंने इससे पहले की कहानी समझाई हुई है ये। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में या तो लिंक मिल जाएगा, या फिर हिस्ट्री अभी देखी नहीं है, कोई पहली बार देख रहा है तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स। ठीक है, एक ये प्लेलिस्ट है, एक हिस्ट्री डेमो क्लासेज है, उसमें अपर लेवल के लिए हिस्ट्री कराई हुई है। फिलहाल ऑल वनडे क्लासेज में जाएंगे तो आपको पूरा सीक्वेंस में हिस्ट्री लगी हुई मिलेगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐसे करके पूरा प्राचीन भारत है, पाषाण काल से लेकर और यहाँ तक गुप्तोत्तर काल तक। गुप्तोत्तर काल की इस लास्ट क्लास में मैंने समझाया था किस तरह से ये राजवंश स्थापित होते हैं, किसके बाद, गुप्तों के बाद में। हल्का सा फ्लैशबैक दे देता हूं यदि कोई पहली बार देख रहा हो। अगर कोई दोबारा से भी देख रहा है तो उसका रिवीजन हो जाएगा, इसको स्किप ना करें। ठीक है, देखो है क्या, हमने देखा था एक मौर्य वंश था बहुत समय पहले। ठीक है, ईसवी पूर्व में, लगभग 200-300 ईसवी पूर्व में मौर्य वंश था। उसको आगे बढ़ के आता है मौर्योत्तर काल, जिसमें कुछ देसी वंश और कुछ विदेशी वंश आते हैं। केंद्रीकृत व्यवस्था थी मौर्य वंश में, आगे चल के वो विकेंद्रीकृत हो जाती है। फिर से एक केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित होती है, कौन सी, गुप्त वंश। केंद्रीकृत का मतलब है कि अलग अलग छोटे छोटे राज्य, उनके राजा, और सब एक बड़े राजा के अधीन, जिसको हमने बोला साम्राज्य है। तो गुप्त साम्राज्य में कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन बोला गया है। उसके बाद कौन आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहा गया है। फिर कौन आते हैं, कुमारगुप्त आते हैं, स्कंदगुप्त आते हैं। ठीक, आगे चल के ये गुप्त वंश चलता रहता है। जब गुप्त वंश के शासक कमजोर पड़ जाएंगे, तो गुप्त वंश क्या था, मैंने बताया था कि किस तरह से इस वाले पूरे क्षेत्र में गुप्त वंश का साम्राज्य होता था। और जब गुप्त वंश का साम्राज्य, गुप्त शासक कमजोर पड़ जाएंगे, तो जो राजा, मैंने बताया कि केंद्रीयकृत व्यवस्था थी, छोटे छोटे क्षेत्रों वाले राजा एक बड़े राजा के, गुप्त के बड़े राजा के अधीन होते थे। ठीक है, तो अब जब वो शासक कमजोर पड़ जाएंगे तो जो छोटे राजा हैं वो अपने अपने क्षेत्रों को क्या करेंगे, वो अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र करा लेंगे। जब स्वतंत्र कराएंगे तो उससे बहुत सारे राजवंश बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इस क्लास को मैंने समझा दिया है लास्ट क्लास में। तो इसको हम बोलते हैं या तो गुप्तोत्तर काल, या फिर क्या, एक बार दिखा देता हूं मैं शुरू से, यहां से हमने शुरू किया था। या तो हम गुप्तोत्तर काल बोलते हैं, या उत्तर गुप्त काल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, पूर्व मध्य काल। मध्य काल का मतलब दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत, उससे पहले का समय और गुप्तों के बाद का समय। तो यहाँ पर कौन से राजवंश उदित हुए, ये उत्तर भारत में पुष्यभूति थे, क्योंकि ये पूरी कहानी आज की है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की समझाई हुई थी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी थी, तो इसको ध्यान से समझ लेना। एक पुष्यभूति वंश है, मैप पर अभी समझाने वाला हूँ, वो वहां पर कौन है, पुष्यभूति है, प्रभाकर वर्धन है, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। मोखरी एक वंश है जो कहाँ पर है, कन्नौज में। ये कहाँ पर है, थानेश्वर में। तो ये यहाँ कौन है, ग्रहवर्मा या ग्रहवर्मन। ठीक है, जिसकी अभी मैंने बात की। परवर्ती गुप्त हैं, जो कुछ गुप्त, जो गुप्त साम्राज्य वाले शासक थे, उनके जो वंशज रह जाएंगे उनको परवर्ती गुप्त बोला गया। ये कहाँ पर है, मगध में। जिनमें से एक शासक है देवगुप्त। ठीक है, एक बंगाल में एक वंश स्वतंत्र होता है, उसका शासक है शशांक। ठीक है, और बल्लभी में कौन है, मैत्रक है। इनका सबका संबंध, ये पूरी कहानी आज की है। उसके अलावा हम जब आज की क्लास को कर लेंगे, उसके बाद क्लासेज आएंगी किसकी, जैसे कश्मीर के वंश, ये कारकोट, उत्पल और लाहौर वंश है। इनमें समझाया था रानी दिद्दा। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीड़, सूर्य मंदिर, वो सब थोड़ा सा बताया था मैंने। उसके बाद, इनके बाद क्या होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब क्या है कि यहाँ कन्नौज, जब हर्षवर्धन बैठ जाएगा, आज की क्लास में इसको थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं। कन्नौज पर जब हर्षवर्धन का अधिकार हो जाएगा, तो हर्षवर्धन क्या है, उसको संतान नहीं है, तो जब हर्षवर्धन का अंतिम समय आएगा, हर्षवर्धन गायब हो जाएगा,
तो वहां पर ये तीनों लड़ाई करेंगे आपस में। कन्नौज क्योंकि बड़ी शक्ति बन गया था, एक साम्राज्य फिर से बन गया है, तो उसको अपने पक्ष में लेने के लिए, तो इसको बोलेंगे हम त्रिपक्षीय संघर्ष। इसी से जीत जाएंगे प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, और उनसे आगे बढ़ जाएंगे राजपूतों का वंश। ठीक है। दक्षिण भारत में कुछ वंश चल रहे थे, जैसे राष्ट्रकूट वंश, ये दंतीदुर्ग कृष्ण, ये शासक हैं, ये इनकी राजधानी है। जैसे राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत, चालुक्य की राजधानी वातापी या वादामी। दूसरी चालुक्य थे एक पूर्वी वाले जो वेंगी के चालुक्य कहलाते हैं। ठीक है। एक पल्लव हैं जो कांची वाले क्षेत्र में है, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन। एक चोल वंश है, उरैयूर इनकी राजधानी है, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम इसके मुख्य शासक हैं। एक पांड्य वंश है मदुरा में, और एक है कौन, चेर वंश। ठीक। इसको इसके अलावा ये कुछ वंश है, जैसे जब शशांक वाला गौड़ वंश समाप्त होगा तो वहां पर बंगाल में एक नया वंश उदित होगा, कौन सा, पाल वंश। ठीक। गोपाल, धर्मपाल, धर्मपाल क्या करेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाएंगे। उसके अलावा सैन वंश, इनको ओवरटेक करके फिर सैन वंश आ जाएगा, उसके ये बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, ये अंतिम हिंदू बंगाल का अंतिम हिंदू राजा होगा। और ये समय है कि उसका बख्तियार खिलजी वाला। ठीक है। तो वो वाला समय हिंदू शाही वंश, ये गंधार काबुल में चल रहा है, पाकिस्तान की तरफ, जयपाल इनका राजा है। एक है यादव, देवगिरी के यादव हैं, वार समुद्र के होयसल हैं, और वारंगल के काकतीय हैं। ये कुछ वंश हैं, इनको मैप पर मैंने समझाया था। तो क्योंकि आज की क्लास को समझने के लिए ये चीज समझनी जरूरी है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर 5 मिनट का टाइम ले लिया है। अब देखो ये सारे वंश हैं, जिसने ये पहली क्लास देखी हो उसको अच्छे से एक एक वंश का पता होगा, कौन सा वंश कहाँ और किस तरह से वो बने। फिर भी मैं 1 मिनट में, मात्र 1 मिनट में इनको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ये व्हाइट कलर से दिख रहा है, ये एक साथ के वंश है। उत्तर भारत में, मध्य भारत में ये मैत्रक, पुष्यभूति, मोखरी, परवर्तीगुप्त, गौड़ और भोज। ठीक है। इसको अभी छोड़ देंगे, भोज अलग से लिखा हुआ है बाद में समझाते हुए। तो ये क्या पुष्यभूति वंश है, जहां का कौन है, हर्षवर्धन। आज की कहानी ये वाले व्हाइट वाली है। ठीक है। मैत्रक, पुष्यभूति, मोखरी, परवर्तीगुप्त और गौड़, आज की कहानी है इन चार की। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, चार पांच की। मोखरी का कौन, मोखरी वंश, जिस, यहाँ पुष्यभूति वंश है हर्षवर्धन वाला, उसकी बहन का विवाह होता है मोखरी वंश के राजा। ठीक है। उसका जो शत्रु है वो है परवर्ती गुप्त वाला, एक देवगुप्त, और गौड़वान वाला शशांक। ठीक। एक मैत्रक से इनका विवाह संबंध होता है, हर्ष की पुत्री का विवाह हुआ था मैत्रक के राजा से। ठीक है। तो आज की कहानी इसकी है। इसके अलावा बाकी सारे वंश क्या होते हैं, जब यहाँ पर कन्नौज में हर्षवर्धन बैठ जाएगा तो यहाँ से त्रिपक्षीय संघर्ष चलेगा, किसका, गुर्जर प्रतिहार का, चालुक्य, सॉरी, राष्ट्रकूट का और पाल का। इनमें गुर्जर प्रतिहार जीत जाएंगे। जब गुर्जर प्रतिहार आगे बढ़ेंगे तो उनके सामंत हैं कुछ, वो स्वतंत्र हो जाएंगे, जैसे कि परमाल है, सोलंकी है, गहड़वाल है, चौहान है और चंदेल है। ये दक्षिण के वंश हैं, चालुक्य वंश, वातापी के, चालुक्य वेंगी के, होयसल बताया था, वारंगल, और सॉरी काकतीय, पल्लव, चोल, चेर और पांड्य, ये सारे वंश हैं। कारकोट, उत्पल, लाहौर, ये ऊपर वाले वंश है, हिंदू शाही वंश। तो इसे डिटेल में समझाया। देखो मैं यही कहूंगा कि अगर ये क्लास नहीं देखी है तो बहुत कुछ आप छोड़ने वाले हो। इस क्लास को देखोगे तो जो हमारा टाइम है, लगभग कितना टाइम, कि 700, 600, 700 साल वाला समय, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 600, 700 जो साल हैं, अर्थात गुप्त वंश के बाद वाले और दिल्ली सल्तनत से पहले वाले, तो इस बीच में किस तरह से ये वंश स्थापित हुए हैं वो समझ में आ जाएगा। तो इस क्लास को देख लेना आप। आज चलते हैं हम इस कहानी पर, पुष्यभूति वंश। अब देखो इसके लिए, समझने के लिए पहले मैं एक मैप लेता हूं और उसके हिसाब से समझते हैं हम, है? देखो ये हमारा इंडिया भी वर्तमान का, उस समय का नहीं है, उस समय इस तरह की स्थिति नहीं थी। फिलहाल ये सॉरी, हमें देखना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ वल्लभी राज्य पड़ता है, वल्लभी। वल्लभी में कौन है, मैत्रक। गुजरात वाली साइड में। ठीक है। यहाँ पर पड़ता है कौन सा, थानेश्वर, थानेश्वर, हरियाणा साइड। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर थानेश्वर के पुष्यभूति, पुष्यभूति, या इनको वर्धन भी बोल सकते हैं हम, वर्धन। एक यहीं पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर पड़ेंगे मोखरी, सॉरी, मोखरी, यहाँ पर थोड़ा सा इधर।
कहाँ? कन्नौज में। मैं ये भी लिख देता हूँ साथ में, कन्नौज। कन्नौज का है मोखरी वंश। देखो, जब तक आप मैप नहीं समझोगे, जब तक कहानी समझ में नहीं आएगी और ना कुछ चीजें याद रहेंगी। मोखरी के कन्नौज के हैं मोखरी। मोखरी ध्यान से समझ लेना। यहाँ बिहार में पड़ रहा है मगध, और मगध के हैं परवर्ती गुप्त। परवर्ती गुप्त। एक यहाँ बंगाल में है गोड़। गोड़ यानी कि बंगाल। एक थानेश्वर, सॉरी, पुष्यभूति या वर्धन वंश है। पुष्यभूति ने इसकी स्थापना की, वर्धन ने इसको आगे बढ़ाया, तो दोनों के नाम से जाना जाता है इस वंश को। इसी को समझने वाले हैं आज हम। यहाँ थानेश्वर, ये हरियाणा वाली जगह है, और इसका जो राजा है वही है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ठीक है, ध्यान से देख लेना, हर्षवर्धन। यहाँ यहाँ है ध्रुवसेन द्वितीय, सेकंड। यहाँ पर कन्नौज के मौखरी वंश का है ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा या ग्रहवर्मन एक ही बात है। यहाँ पर मगध में परवर्ती गुप्त है कौन? देवगुप्त। और उसके बाद गोड़ बंगाल में है कौन? यहाँ पर शशांक। शशांक। ठीक है। तो इस पूरी कहानी का आज का आधार है ये वाला मैप। ठीक। अब देखो है क्या। तो पहले इस वंश के बारे में जो कुछ फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं शुरुआती, और फिर कहानी को समझेंगे। तो पुष्यभूति मैंने बताया कि किस तरह से जो हमारा गुप्त काल है उसके बाद में गुप्तोत्तर काल चलेगा, अलग अलग वंश अलग अलग जगह पे उदित होंगे, लेकिन उनमें से फिर से एक केंद्रीयकृत व्यवस्था लागू करने की कोशिश कर रहा है कौन? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन राजा कैसे बना, गद्दी पर कैसे बैठा, और आगे चल के आएगा कि थानेश्वर से वो अपनी राजधानी को कन्नौज ले आएगा, तो कैसे लाया। ठीक है। तो यहाँ पर इस वंश की जो, इसको हम पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं, इसको हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं, एक ही बात है। तो ध्यान रखना है, इनकी राजधानी है थानेश्वर। थानेश्वर मैंने बताया कहाँ पर है? हरियाणा वाली साइड में। इसकी राजधानी बाद में बन जाती है कन्नौज। कौन बनाएगा इसको? हर्षवर्धन। अभी देखेंगे कैसे बनाएगा वो। इसका जो संस्थापक है, वो संस्थापक है कौन? पुष्यभूति। और इसने क्या किया है? इसने, सॉरी, यहाँ पर घोड़ों से युद्ध ये लड़ेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। घोड़ों से युद्ध इसके लिए है, प्रभाकर वर्धन के लिए। तो पुष्यभूति इस वंश की स्थापना कर रहा है। आगे चल के जो इस वंश को बढ़ाने वाला है, इसकी पूरे साम्राज्य, साम्राज्य तो नहीं, लेकिन इस वंश की पूरी तरह पूर्ण संस्थापक जो माना जाएगा, वो माना जाएगा प्रभाकर वर्धन, क्योंकि इस वंश का महत्वपूर्ण शासक है। और यहाँ पर इस वंश को साम्राज्य का एक छोटा रूप देने वाला कौन है? प्रभाकर वर्धन। तो ध्यान से देख लेना, पुष्यभूति जो इस वंश का संस्थापक, जो वंश को आगे बढ़ा रहा है, वो ये है। इसके नाम से इसको पुष्यभूति जाना जाता है, और ये इसका महत्वपूर्ण शासक है प्रभाकर वर्धन। और आगे चल के ये वर्धन बनेंगे, वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। ठीक है। इसलिए इसको वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, या हर्षवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? इस प्रभाकर वर्धन के समय में क्या हो रहा है? हूणों का आक्रमण हो रहा है। अब ये यहाँ पर क्यों यहाँ दिखाया मैंने हूणों का युद्ध? क्योंकि हूण एक बर्बर जनजाति थी जो मारकाट मचाती थी, और उत्तर भारत में वो कभी कभी आ जाती थी। ठीक है, पाकिस्तान और भारत वाली साइड में, उत्तर पश्चिम भारत में तो कभी कभी आ जाती थी, और यहाँ के राजाओं को परेशान करके चली जाती थी। इस कहानी का यहाँ पे लिंक है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ, हूणों से ये युद्ध लड़ रहा है। ठीक है। इसका बेटा है कौन? राज्यवर्धन। पहले इसका एक बेस समझ ले। प्रभाकर वर्धन है, इसके दो पुत्र हैं, एक राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन। ये राज्यवर्धन ही इसका बड़ा पुत्र है, बड़ा, और हर्षवर्धन इसका छोटा पुत्र है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। राज्यवर्धन बड़ा पुत्र और हर्षवर्धन छोटा पुत्र, दो पुत्र हैं। एक पुत्र है कौन? राज्यश्री। कहानी ये है कि ये राज्यश्री का, पहले इसका बेस ही रख लेते हैं। राज्यश्री का विवाह होता है किससे? ग्रहवर्मा से। और ग्रहवर्मा कौन है? ग्रहवर्मन कौन है? जो अभी हमने देखा, ग्रहवर्मा है ये, कन्नौज। तो यहां से हर्षवर्धन की बहन का विवाह हो जाता है किससे? कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से। समझ गए? अब उसके बाद क्या हो रहा है? इसका विवाह इससे हो गया, लेकिन इसकी शत्रुता है गौड़ शासक शशांक से। और दूसरा उत्तर गुप्त शासक एक देवगुप्त है। उत्तर गुप्त कौन है? जो गुप्त वंश के बाद वाले शासक बचे हुए हैं कुछ, उनमें से एक है उत्तर गुप्त। कौन? देवगुप्त। तो इससे, तो ध्यान से देखना फिर से, इसकी शत्रुता है एक
देवगुप्त से और दूसरी किससे? शशांक से। ठीक है, अब क्यों है? सारा षड्यंत्र है इसका, ये सोच रहा है कि किसी तरह से यहां तक मैं हत्या लूं, और इसने एक षड्यंत्र रचा किस तरीके से कि यदि मैं देवगुप्त से इसकी हत्या करवा दूं, ध्यान से देखना, देवगुप्त से इसकी हत्या करवा दूं तो क्या होगा? ये इसने इसको बहलाया फुसलाया और यहां पर भेज दिया इससे लड़ने के लिए। अगर इससे हत्या करवा दूं तो ये जगह खाली हो जाएगी। फिर इसको उकसाऊंगा, जो यहां पर इसका भाई है, कौन? प्रभाकर वर्धन का दूसरा बड़ा बेटा राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन को उकसाऊंगा और राज्यवर्धन से क्या करवा दूंगा? इसकी हत्या करवा दूंगा। ध्यान से समझना, उस समय पर जो हर्षवर्धन है मात्र 15-16 साल का है, इसलिए हर्षवर्धन के लिए इसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। इसके दिमाग में क्या है कि इसका गृहवर्मा को खत्म करवा देता हूं, इसकी हत्या करवा देता हूं देवगुप्त से, और इसको उकसाकर यहां इसकी हत्या करवा दूंगा। और वही हुआ। देवगुप्त क्या करता है? गृहवर्मा की हत्या करता है। जैसे ही ये बात पता चलती है कि इसको राज्यवर्धन को, तो राज्यवर्धन क्या है, यहां से हूणों का आक्रमण हो रहा है। हूणों का आक्रमण, ये इस जगह है हूण। हूण मैंने बताया एक बर्बर जनजाति है। तो जो इनके पिताजी थे प्रभाकर वर्धन, वो प्रभाकर वर्धन इनसे लड़ने में असमर्थ थे क्योंकि वृद्ध हो चुके थे, स्वास्थ्य खराब था। तो इन्होंने क्या काम किया? इसको भेजा लड़ने के लिए। इसने हूणों को हराया। उसी बीच में ये काम इसने कर दिया। इसने बोला इसको इसको देवगुप्त को कि भाई वो तो लगा हुआ है हूण को पराजित करने में, मतलब हूणों से लड़ने में, वहां पर इनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, इसकी ससुराल वाला कोई नहीं है, लुढ़का दो। इसने वही काम किया। अब जैसे ही राज्यवर्धन को पता चलता है, यहाँ पर आता है, तो ये क्या करता है? हर्षवर्धन को यहाँ की, हालांकि हर्षवर्धन उस समय पर 15-16 साल का था, लेकिन उसको फिर भी राज्य सौंपता है और ये आगे बढ़ जाता है कन्नौज की तरफ। क्यों बढ़ा? क्योंकि इनका अगला टारगेट यही होने वाला था, थानेश्वर होने वाला था। अगर इनके हाथ में कन्नौज की सत्ता आ जाएगी, कन्नौज का क्षेत्र आ जाएगा, तो अब क्षेत्र बढ़ गया, राज्य विस्तार हो गया, शक्तिशाली हो गए, तो क्या करेंगे? ये आगे बढ़ेंगे, थानेश्वर को भी खत्म कर देंगे। तो एक तो इस बात का गुस्सा कि इसकी बहन के पति को मार दिया है, दूसरा ये थानेश्वर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसी चीज को रोकने के लिए और यहाँ इनको खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और क्या करता है? देवगुप्त की हत्या कर देता है। शशांक खुश, एक खत्म, दूसरा खत्म। अब शशांक के पास क्या है? ये मगध वाला क्षेत्र भी है और कन्नौज वाला क्षेत्र भी, इतना बड़ा क्षेत्र है। हालांकि शासन नहीं कर रहा है वहां पर, लेकिन उसके लिए यहाँ वाले जो बीच में अड़चन है वो तो खत्म हो गई है। तो ये क्या है, आसानी से यहाँ और यहाँ पर शासन कर सकता है। तो ये शशांक पहुंच जाता है कन्नौज। इस बात का पता चलता है हर्षवर्धन को, इस बात का कि राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो चुकी है। इसने इसने हाँ, इसी बीच में क्या है, शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। दोबारा सुने, थोड़ा सा ये पेच फंसा हुआ है इसमें। ऐसा मान लो कि सीआईडी का वो सीरियल चल रहा हो। क्या किया? देवगुप्त ने हत्या की गृहवर्मा की। इस बात को सुनकर राज्यवर्धन आया, इसकी हत्या कर दी देवगुप्त की, क्योंकि ये कन्नौज की तरफ पहुंच गया है। तो कन्नौज में ही हालांकि हत्या हो रही है, ये कन्नौज के पास में। और इस बात को सुनकर बड़ा खुश हुआ शशांक, और ये सोचता है अब दो कांटे खत्म हो गए, इसको मैं खत्म कर देता हूं। तो ये इससे मिलता है, राज्यवर्धन से बड़े प्रेम से मिलता है और धोखे से इसकी हत्या कर देता है। राज्यवर्धन भी खत्म। बचा कौन? शशांक। शशांक कहां पर पहुंच गया है? कन्नौज में। समझ गए? अब ये क्या है, हर्षवर्धन अकेला बचा, और इसको इस बात का गुस्सा कि मेरे बहन के पति को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, और इतना सारा ये इन्होंने हड़प लिया है और थानेश्वर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर थानेश्वर में राज्याभिषेक करवाया जाता है हर्ष का 606 ईस्वी में। और उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसका पूरा शासन बता रहा हूँ 600 से 647 तक। तो ये गद्दी पर बैठने के बाद, मतलब राजा बनने के बाद, ये आगे बढ़ा, कन्नौज में आया और शशांक को पराजित कर दिया। ध्यान समझना, हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर दिया। ये कहानी है 606 से और 612 तक। ठीक है, ये इसके युद्ध का काल कहा जाता है, युद्ध काल किसके? हर्षवर्धन के। और उसके बाद 612 से और 47 तक इसका कहा जाता है शांतिपूर्ण काल, मतलब अपने प्रशासन का काल। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब यहाँ पर ये शशांक भी हट गया है, पराजित हो गया है। ठीक, शशांक वही है जिसने क्या करा था, बोधि वृक्ष को नदी में फेंकवा दिया था। ठीक, ध्यान रखना इस बात को भी। तो शशांक की जब हत्या हो जाती है, मतलब शशांक हार जाता है, तो अब ये पूरा क्षेत्र बचा। अच्छा, यहीं इसी बीच में क्या हो रहा है, इसकी पुत्री है, आगे चल के मैंने बताया, इस पूरे, अब देखो इस वाले क्षेत्र पर विस्तार किसका हो गया है? वर्धन वंश का। ये पूरा क्षेत्र किसके कब्जे में आ गया है? हर्षवर्धन का।
तो अब हर्षवर्धन के कब्जे कब्जे में ऐसे नहीं आया। हर्षवर्धन क्या करता है, जो इसकी बहन है, कौन है, राज्यश्री है, वो क्या करती है, जब उसके पति की हत्या हो जाती है तो वो जंगलों की तरफ चली जाती है, ठीक है, सती होने के लिए कि मैं भी मरूंगी। तो ये हर्षवर्धन या कन्नौज पहुंचता है, इसको हरा देता है और राज्यश्री को भेजकर किसी को बुलवाता है, मतलब राज्यश्री को बुलाया जाता है, उसको ढूंढ लिया जाता है। उसको बुलाने के बाद बोलता है कि देखो आपके पास कन्नौज है, आप इसकी साम्राज्ञी बनो, आप इसकी गद्दी पर बैठो और यहाँ आपकी देखरेख के लिए। इसकी बहन बोलती है कि मैं अकेले शासन कैसे करूंगी, मुझे ना तो अनुभव है और ना ही मैं जानती हूँ, और अब मेरे पति है नहीं तो मैं क्या करूंगी इस शासन का, राजपाट का, मेरे लिए सब बेकार है, मैं तो सती होने था मुझे और वही उसी में खुश हूँ। तो ये समझाता है कि ऐसा नहीं होगा, कि जो आपके पति का ये पूरा क्षेत्र है आप उसे संभालो। इस बात को वो तैयार हो जाती है, लेकिन बोलती है कि मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। तो हर्षवर्धन बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ और आपका संरक्षक बन के रहूंगा। आप गद्दी पर बैठो, मैं आपका संरक्षक बन के रहूंगा। इस बात को ये तैयार हो जाती है, कौन, राजश्री, और ये यहाँ पर संरक्षक के तौर पर आ जाता है। राजश्री एक बात बोलती है कि आपका इतनी दूर थानेश्वर में जगह है, अब यहाँ से कोई और आया फिर मुझे यहाँ मार मोट के चला गया, पीट के चला गया, तो क्या होगा, शासन हड़प लिया तो क्या होगा। तो ये क्या करता है, अपनी राजधानी को भी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित कर लेता है, और दोनों जगह का शासन, थानेश्वर का भी और कन्नौज का, दोनों जगह का ही शासन कहां से संभालता है, ये कन्नौज से। तो ध्यान रखना इस बात को। अब ये तो हो गया इसका शासन, जो युद्ध से इसने जीता। इसी बीच में इसकी एक और लड़ाई हो रही है हर्षवर्धन की, वो हो रही है यहाँ पर नदी है एक, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, पूरी कहानी को यहीं पे ही सुन लें आप। नर्मदा नदी के तट पर एक लड़ाई होती है, किसके साथ में, पुलकेशिन। पुलकेशिन एक राजा है, किसका राजा है, तो यहाँ पर चालुक्य वंश है, उसका एक राजा है पुलकेशिन द्वितीय। पूछा जाता है बहुत ज्यादा। तो ये क्या करता है, मैंने बताया साम्राज्य विस्तार यहां तक तो हो गया इसका, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया दक्षिण भारत में। क्यों? क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय से ये नर्मदा नदी के तट पर हार जाता है। तो हर्षवर्धन क्या है, उसका राज्य विस्तार यहीं तक रह जाता है पुलकेशिन से हारने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर जीत गया तो यहाँ पर उसने छोटे छोटे राजा बिठा दिए और अपना शासन यहाँ से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से नर्मदा नदी के तट पर हारा, इस बात का जो प्रमाण मिल रहा है, तो एक अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख। तो उस अभिलेख में इस चीज का प्रमाण मिलता है कि हर्षवर्धन नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से हार गया। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब क्या हो रहा है, ये तो हो गया उसका साम्राज्य विस्तार और युद्ध वगैरह, कि किस तरह से वो गद्दी पर बैठ गया। अब ये बचे इस वाले क्षेत्र में क्या करेगा, तो इस वाले क्षेत्र में वो अपनी पुत्री का विवाह कर देता है ध्रुवसेन द्वितीय से। ठीक है, तो यहाँ से इनके संबंध मधुर हो जाते हैं, और यहाँ से क्या होता है, ये अपना यहाँ पर राज्य विस्तार कर ही लिया है। तो हम फिर से क्या देख रहे हैं, फिर से भारत में, लेकिन केवल उत्तर भारत में। ठीक है, हर्षवर्धन का साम्राज्य बहुत बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी बहुत समय के लिए, बहुत समय बाद, मतलब गुप्तों के बाद में, ठीक है, एक साम्राज्य की केंद्रीकृत व्यवस्था लागू करता है कौन, हर्षवर्धन। इस बात को ध्यान रखना है, कैसी व्यवस्था है, केंद्रीकृत व्यवस्था, लेकिन पूरे भारत में नहीं है, जहां पर इसका साम्राज्य था अपने साम्राज्य में। ठीक है, अब इस चीज को देख लेकर चलते हैं। तो कहाँ थे हम, यहाँ। तो अब समझ गए होगे कहानी को, क्या हो रहा है, राजधानी थानेश्वर है, कन्नौज कैसे स्थापित की, हर्षवर्धन ने समझा दिया मैंने। संस्थापक है पुष्यभूति, उसके अलावा महत्वपूर्ण शासक है कौन, प्रभाकर वर्धन। इस प्रभाकर वर्धन को हम देखेंगे, इसके पुत्र हैं दो, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसकी पुत्री है राजश्री, जिसका विवाह हुआ है ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन की शत्रुता है किससे, शशांक और देवगुप्त से। देवगुप्त इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पर है, कन्नौज में, और कौन है ये, मौखरी वंश का। तो और ये कौन है, ये मैंने बता दिया, उत्तरगुप्त है और ये गौड़ है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसकी हत्या कर देता है ग्रहवर्मा की, कौन, देवगुप्त। देवगुप्त की हत्या कर देता है बदला लेने के लिए राज्यगुप्त, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन की हत्या कर देता है गौड़ शासक शशांक। देखो मैंने यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए किसने की, किसकी की, ये सब दिखा रखा है, किसकी हत्या हुई है और किसने की है, किसने की है और किसकी हत्या हुई है, ध्यान रखना इस चीज को। अब गौड़ शासक अकेला बचा शशांक, जो कन्नौज की तरफ बढ़ गया है, लेकिन हर्षवर्धन क्या करता है, इसको पराजित कर देता है युद्ध में और कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित कर देता है। किसके लिए, राज्यश्री को गद्दी पर बैठाकर उसके साथ उसका संरक्षक बनने के लिए और शासन करने के लिए। ठीक है, तो पूरी कहानी समझ गए। अब आगे चलते हैं, देखो ये पूरी कहानी थी, ये रफली है, रफली आइडिया। बाकी पीडीएफ
जो है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर जाना आप, एप्लीकेशन की ये क्लासेज है, क्लासेज में जाकर आप पीडीएफ देख लेना, रिवीजन करना होता है। अब हर्षवर्धन के बारे में यदि हम देखें और चीजों को, तो समय क्या बताया मैंने, 606, 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गया। यहाँ से इसने हर्ष संवत की शुरुआत की। ये देखो कई सारी संवत अब तक आ गई हैं। कौन कौन सी संवत आ चुकी हैं? हमने गुप्त संवत देखा, उससे पहले हमने विक्रम संवत देखी, शक संवत देखी। ठीक है, तो इन सब संवतों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। तो हर्ष संवत कब शुरू हो रही है? 606 में। ठीक है, 647 तक ये शासन करता है, मतलब उसके बाद गायब। प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट है, क्योंकि उसके बाद क्या है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा अपना राज्य निभाते हैं, लेकिन पूरा सम्राट यही है अंतिम। उपाधि क्या है? शिलादित्य। इसको शिलादित्य भी बोला गया है। शिलादित्य किसने बोला है? तो बोला है ह्वेनसांग ने। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्वेनसांग ये बोला है, ये नहीं, ह्वेनसांग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ह्वेनसांग के बारे में भी देख लेते हैं। उससे पहले ये देख लेंगे हर्षवर्धन के युद्ध हुए। हालांकि राजधानी मैंने बता दी है, थानेश्वर से कन्नौज उसने अपनी राजधानी को स्थापित कर लिया। युद्ध हो रहे, एक तो शशांको से युद्ध हो रहा है, शशांक को उसने हरा दिया कन्नौज में। दूसरा युद्ध हो रहा है पुलकेशिन द्वितीय से, पुलकेशिन द्वितीय से ये हार गया। ठीक है, तो इसका प्रमाण कहां से मिल रहा है? हारा कहां पर? तो पुलकेशिन द्वितीय कौन है? चालुक्य शासक है, मैंने बता दिया है। चालुक्य शासक कौन है? एक हमारे वातापी के चालुक्य और एक वेंगी के चालुक्य। ठीक है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक है, इससे ये हारा युद्ध में नर्मदा नदी के तट पर। और इस चीज का हमें प्रमाण कहां से मिल रहा है, उल्लेख कहां से मिल रहा है? तो पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, कौन सा? ऐहोल अभिलेख। ध्यान रखना है, ऐहोल अभिलेख है कहां पर? कर्नाटक वाले क्षेत्र में। तो ये कर्नाटक वाले क्षेत्र का जो ऐहोल अभिलेख है, पूछा जाता है किसका है? पुलकेशिन द्वितीय। इससे प्रमाण क्या मिलता है? नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध का, जिसमें हर्षवर्धन हार जाता है, पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। हर तरीके से ध्यान रखना है। तो अब चल रहे थे हम इस पर, ह्वेनसांग पर। तो ह्वेनसांग क्या है? एक यात्री है जो चीन से भारत में आता है। तो किसके समय में आया? वो हर्षवर्धन के समय में। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा मोड़ा नहीं, 16 साल तक ये भारत में रहा। अभी पहले इसको देख लेते हैं, इसमें ही क्लियर हो जाएगा। ह्वेनसांग इससे अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है, उसमें बहुत सारा वर्णन हमें हर्षवर्धन के काल का मिलता है। ठीक है, तो ह्वेनसांग के द्वारा इसको शिलादित्य भी बोला गया है। ठीक है, यहाँ के लोगों को ही शिलादित्य बोला गया है उसके द्वारा। तो ध्यान रखना है, शिलादित्य कौन है? हर्षवर्धन। ह्वेनसांग ने बोला, ह्वेनसांग क्या है? हर्षवर्धन के समय भारत आया एक चीनी यात्री है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था भारत आने का? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना, एक तो इसका उद्देश्य था। क्यों? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय पर शिक्षा का एक बड़ा केंद्र होता था भारत में। ठीक है, और महायान, इसको भी ध्यान रखना है, मैंने बताया लास्ट क्लास में कि महायान की शिक्षा का केंद्र था। और ये भी बताया था कि हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किसने किया? कुमारगुप्त ने, जो गुप्त वंश का शासक है। जब कुमारगुप्त इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है, तो आगे चलकर नालंदा संघा विहार में क्या हो रहा है? एक शिक्षा का केंद्र बनता है बड़ा। और उसमें क्या, किसकी शिक्षा दी जाती है? बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की महायान शिक्षा का केंद्र है ये, जिसको क्या बोला जा रहा है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। लास्ट क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने समझाया है, ऑक्सफोर्ड मतलब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसा, कहाँ, किसका? महायान शाखा का, बौद्ध धर्म की। कौन सा है? ये नालंदा विश्वविद्यालय है। आगे चल के आएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो फिलहाल नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना इसका उद्देश्य था। दूसरा क्या है? बौद्ध ग्रंथों का संकलन करना भी इसका उद्देश्य था। जिस समय पर ये नालंदा में आया, उस समय पर इसको जो पढ़ाया, जो टीचर थे, आचार्य थे, वो कौन थे? शीलभद्र। इसको ध्यान रखना है। भारत में लगभग 16 साल तक ये टिका। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। 16 वर्ष की आयु में ये हर्षवर्धन, दोनों 16-16 का आंकड़ा आ रहा है। दूसरी चीज क्या है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक चीनी यात्री है फाहियान। ठीक है, एक चीनी यात्री है फाहियान, जो किसके दरबार में आ रहा है? चंद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, अगर मैं बताया था, मैंने, आपने देखी होगी क्लास, तो उसमें समझा होगा। तो फाहियान कौन है? जो चंद्रगुप्त के दरबार में आ रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, ह्वेनसांग कौन है? जो इसके दरबार में आ रहा है। फाहियान की जो यात्रा वृत्तांत है, उसमें मिलेगा किसका वर्णन? उनका वर्णन। और इसके दरबार में, इसकी किताबों में मिलेगा इस समय का वर्णन। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ह्वेनसांग ऐसे याद रख लेना, हर्षवर्धन है और है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, फाहियान उसके समय में, ह्वेनसांग इसके समय में। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, क्योंकि देखो वो भी उधर से ही आ रहा है, चीन से, ये भी चीन से आ रहा है, ये भी चीनी यात्रा वृत्तांत लिख रहा है, वो भी चीनी यात्रा वृत्तांत लिख रहा है, तो कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं। तो है ह्वेनसांग, हर्ष,
यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जा रहा है? इससे, ना कि उसे, ध्यान रखना। वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो इससे। वर्तमान शाक्य मुनि का मतलब है उस समय के लिए वर्तमान शाक्य मुनि। तो शाक्य मुनि कौन है? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को ही आगे चल के ये अपना रहा है, इसलिए इसको वर्तमान शाक्य मुनि बोला जा रहा है। सी यू की नाम से ये क्या करता है? यात्रा वृत्तांत लिखता है अपना, सी यू की, मतलब चाइनीज में लिखा तो सी यू की यात्रा वृत्तांत लिखता है। तो इस समय की कहानियों का वर्णन इसमें मिलता है। बाकी इसके अलावा हम देखें तो यहाँ का प्रशासन कैसा था, इस प्रशासन से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से देख लेना है। देखो यहाँ का प्रशासन कैसा था? सामंती व्यवस्था। मैंने बताया सामंत का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था हालांकि, कि जब एक बड़ा राजा होगा और उसके अंडर में छोटे छोटे राजा होंगे, तो वो सामंती राजा के रूप में काम करेंगे। मतलब क्या है? वो एक अंडर राजा के रूप में काम करेंगे, सहयोगी राजा के रूप में काम करेंगे, हम उनको बोलेंगे सामंत, सामंत व्यवस्था। यानी कि एक जो सेंट्रल, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और अलग अलग राज्य हैं, तो अलग अलग राज्यों में क्या है, एक तरीके से ये मान लो कि उनमें जो मुख्यमंत्री हैं वो मोदी जी के सामंत हैं, ऐसे समझ लो। तो सामंती व्यवस्था समझ में आ गई होगी। तो ये व्यवस्था इस समय पर थी। यहाँ जो प्रशासन था वो कैसे बटा हुआ था? प्रशासन का मतलब होता है जैसे अभी भी ग्राम पंचायतें होती हैं, फिर क्या होता है, नगर, नगर पालिका, जिला और कमिश्नरी, फिर प्रदेश होते हैं। तो वैसे ही जो इनका प्रशासन है वो किस तरीके से बटा हुआ था? तो सबसे छोटी इकाई जो थी प्रशासन की वो थी गांव, ग्राम, पूछा जाता है गांव। और इसका जो प्रधान होता था वो ग्रामाक्ष पाटलिक होता था। गांव का प्रधान, जैसे हम ग्राम प्रधान बोल रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता था? ग्रामाक्ष पाटलिक। ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम थी। कुछ गांवों को मिला के बनते थे विषय। ठीक है। विषय, जैसे अभी कुछ गांवों को मिला के जिला बनते हैं, तो अब के जिले का स्वरूप जो था वो था विषय। फिर कुछ जिलों को मिला के क्या बनते हैं? राज्य बनते हैं, प्रांत बनते हैं। तो वैसे ही इनको प्रांतों को बोला जाता था भुक्ति। तो ध्यान रखना है, जैसे अब के गांव हैं वो तो ग्राम ही बोलेंगे उनको, लेकिन जैसे अब के जिले हैं, उस समय पर क्या होता था? उस समय पर विषय होते थे इसकी जिले की जगह। और जैसे अब के राज्य हैं, प्रांत हैं, तो उस समय पर इन प्रांतों को बोला जाता था भुक्ति, भुक्ति। और ये भुक्ति मिलके क्या बनाती थी? राष्ट्र, साम्राज्य। समझ गए? तो गांव मिलके, ग्राम मिलके विषय, विषय मिलके भुक्ति, और भुक्ति मिलके क्या? प्रांत। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसके जो मुखिया होगा उसको क्या बोल देंगे? विषयपति बोल देंगे। इसका मुखिया हम ग्रामपति, ग्रामणी, या फिर ग्रामाक्ष पटलिक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनकी जो सेना होती थी वो कैसी होती थी? चतुरंगिणी सेना। हालांकि इस चतुरंगी सेना को हमने पहले भी पढ़ा था। ध्यान करना किसके समय में पढ़ा था। हमने देखा था कि चार तरह के सवार थे। चलो मैं बता ही देता हूँ। जब चाणक्य पुस्तक लिखेंगे अपनी, कौन सी, चाणक्य या कौटिल्य पुस्तक लिखेंगे अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में इस चीज का जिक्र है। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य, जो बहुत समय पहले है। ठीक है, उस चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या थी? उनकी सेना में चतुरंगणी व्यवस्था थी। हालांकि 3 तरह की उनकी सेना थी, लेकिन उनमें से कोई भी जो सेना, जैसे अभी स्थल, जल और वायु सेना होती है, ऐसे ही वहां पर अलग अलग सेना थी। उस समय पर वायु सेना नहीं थी, अलग अलग टाइप की सेना, लेकिन उनमें हर सेना में 4 व्यवस्थाएं थी। एक तो पैदल चलने वाले सैनिक, एक घोड़ों पर बैठकर चलने वाले सैनिक, एक कौन से हाथियों के ऊपर बैठकर चलने वाले सैनिक, और एक रथ सवार थे, रथों में चलने वाले सैनिक। तो वैसे ही यहाँ पर भी चतुरंगणी सेना फिर से हमें देखने को मिल रही है। तो पैदल थे, घुड़सवार थे, बिल्कुल वैसे ही रथ वाले थे, और हाथी थे। तो इसकी सेना भी वैसी ही थी, ध्यान रखना है। और ये किसने बताया? ये ह्वेनसांग ने सीयू की अपने यात्रा वृत्तांत में कहा है, ध्यान रखना। जैसे कौटिल्य ने किसमें? अर्थशास्त्र में कहा है, वैसे ही सीयू की में ह्वेनसांग ने बताया कि ये चतुरंगणी सेना थी। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सम्राट था। मैंने बताया था न्याय व्यवस्था का पहले भी हमने अधिकारी देखा है, सर्वोच्च अधिकारी, वहां पर भी राजा देखा है। यहाँ पर भी कौन है? जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा इस समय पर, जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो कौन है? राजा, यानी कि हर्षवर्धन हो गया। फिर अलग से यहाँ पर भी एक अलग से कोर्ट होंगे, है ना, न्यायालय होंगे, यहाँ पर भी अलग न्यायालय होंगे। तो उनके न्यायाधीश अलग अलग होंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर जो हम न्याय व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, इनकी कठोर न्याय व्यवस्था थी, बहुत कठोर न्याय व्यवस्था, थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्व, जो इनकम का स्रोत है, राज्य की आय का स्रोत क्या है? वो है राजस्व। राजस्व कितना लिया जाता था? छठा भाग, 1/6 हिस्सा, जो उपज होती थी उसका छठा भाग। 2-3 अधिकारी ध्यान रखने हैं। एक तो भौगिक किसको बोला गया है? तो इस समय का जो इनके प्रशासन में भौगिक एक अधिकारी था, वो क्या था? कर वसूलने वाला अधिकारी।
टैक्स लेने वाला अधिकारी। तो इनकम टैक्स ऑफिसर का नाम क्या है? भोगी, भोग लेने वाला, ठीक। हालांकि भोग लेने वाला नहीं, भोग थोड़ा सा अलग हो जाता है। भोग एक टाइप का कर है, अलग अलग टाइप के कर मिलते हैं। तो उनमें से एक भाग कर होता है, एक भोग कर होता है। भोग कर जो राजा को दान स्वरूप उसके खान पान के लिए दिया जाता है, हालांकि उस सबको छोड़ देते फिलहाल। तो टैक्स वसूलने वाला कौन है? भोगी। ठीक है। पुस्तपाल एक अधिकारी को ध्यान रखना है, ये कौन है? जमीन का हिसाब किताब रखने वाला, यानी कि लेखपाल की तरह बिल्कुल। तो लेखपाल कौन है? पुस्तपाल। ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर कौन है? भोगी। एक है अमात्य। अमात्य कौन है? मंत्री। जो बड़े बड़े, जो सबसे बड़े मंत्री है, जो सबसे बड़ा मंत्री है, उसको क्या बोलेंगे? महामात्य, महाअमात्य। ठीक है। और ये अमात्य क्या है? जो मंत्री है, मंत्री परिषद है। तो ये इनकी प्रशासन है हर्षवर्धन के समय का। एक बार देख लेते हैं धर्म। तो जो हर्षवर्धन के पिताजी थे प्रभाकर वर्धन, या उनसे पहले भी थे, तो वो शिव जी को मानते थे और शैव भक्त थे, शैव उपासक थे। ये भी शुरुआत में क्या है? शैव उपासक है, शिव जी की पूजा पाठ करने वाला है। लेकिन क्या हो रहा है? शिव जी की पूरा शुरू में कर रहा है, लेकिन बाद में क्या कर रहा है? ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। क्यों अपना लेता है? ह्वेनसांग से मिलने के बाद। ह्वेनसांग जब मिलता है इससे, तो बहुत इनकी आपस में कुछ बातचीत होती है, प्रभावशाली वो बातचीत रही। ह्वेनसांग से प्रभावित हुआ, वो इसको समझाता है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और बौद्ध धर्म में इतना सीखा समझा, और आप यहाँ पर रहकर उसको नहीं समझ रहे हो। इसने उस चीज को जाना, समझा, और उससे प्रभावित होकर इसने क्या करा? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो बाद में क्या है? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? महायान शाखा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा का ही केंद्र था। नालंदा महाविहार बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना देता है ये अपने समय पर। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है। ह्वेनसांग के अनुसार एक और हमें पुष्टि मिलती है कि हर्षवर्धन ने, क्यों? क्योंकि इसने किसको? बौद्ध धर्म को अपना लिया है, तो बौद्ध धर्म के लिए काम भी करेगा। तो एक काम तो ये कर दिया, नालंदा विहार में उसको शिक्षा का केंद्र बना दिया। मतलब राज्य के द्वारा संरक्षण उसको दे दिया। ठीक है, ऐसा मान लो। और दूसरा क्या है? हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण करा और वहां से वो एक चीज जीतता है, क्या? बुद्ध का दांत। यदि आपको नहीं पता है तो आप ध्यान रखना, बुद्ध के अंगों का अलग अलग क्या है? अलग अलग स्तूपों में, चैत्यों में रखे गए हैं। ठीक है। तो उनमें से बुद्ध के दांत को वहां से लाकर कश्मीर के पास संघाराम में स्थापित करवा देता है। ठीक है। कश्मीर के पास लाकर, सॉरी, कश्मीर से बुद्ध के दांत को संघाराम में कन्नौज के पास लाकर स्थापित करवा देता है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रत्येक 5वें वर्ष क्या करवा रहा है ये? अब देखो, ये हमने देखा शैव धर्म का उपासक था, बौद्ध धर्म का है। धीरे धीरे इसको समझ में आता है कि सभी धर्म बहुत बढ़िया है। ये सहिष्णु शासक बन जाता है, हालांकि खुद बौद्ध धर्म को अपना लेता है, लेकिन सहिष्णु शासक बन जाता है, सभी धर्म को मान्यता देता है। सभी धर्म को बोलता है कि सभी धर्मों के लोग आपस में बैठे और एक दूसरे के धर्म के बारे में बताएं, जिससे धर्म की, सभी धर्मों की उन्नति हो। और उसके लिए ये क्या करता है? प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष महापरिषद, ध्यान रखना, महामोक्ष, मोक्ष के लिए महान परिषद, एक धार्मिक परिषद, जो सभी धर्मों की एक सभा संगम हुआ करता था। सभी लोगों, सभी धर्मों के लोगों को वहां पर मिलाता, बैठता। और ये क्या करता था? इसके बारे में यदि नहीं पता, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, वैसे ही ध्यान रखना। हालांकि दो मोक्ष परिषद बहुत इंपॉर्टेंट थी इसके समय की। ठीक है। तो वो क्या क्या किया इसने? अंतिम मोक्ष परिषद में अपना सब कुछ दान में दे दिया। मतलब यहाँ पर ये एक धर्म सभा करवाता, और वहां पर क्या करता? सभी धर्मों का सम्मेलन होता। ये जितनी इसको पूरे राज्य की आय होती 5 वर्षों में, उसको क्या करता? यहाँ पर दान देता और फिर से चला जाता। फिर 5 वर्ष पूरे राज्य की आय, इनकम करता और यहाँ पर दान देता, चला जाता। ठीक है। तो ये हर्षवर्धन था। तो प्रत्येक 5 वर्ष में, जो अभी का हम महाकुंभ देखते हैं, कुंभ का मेला, वो इसी का विस्तृत रूप है, ऐसा समझ लें। ठीक है। तो ये इसका धर्म था। एक लास्ट पॉइंट रह गया है, क्या? इसका साहित्य। तो मैंने बताया कि ह्वेनसांग ने, जो हमें पता चल रहा है इसके शासन का, वो कैसे पता चलता है? ह्वेनसांग से। ह्वेनसांग ने क्या लिखा है? सीयू की यात्रा वृत्तांत, इससे पता चल रहा है। दूसरा क्या है? बाणभट्ट, इसी के एक दरबारी कवि हैं बाणभट्ट। ध्यान रखना कि अ, बाणभट्ट किसका दरबारी है, यदि ये पूछ लिया जाता है, तो हर्षवर्धन का। ठीक है, ये दरबारी कवि हैं। तो वो क्या लिख रहे हैं? दो रचनाएं कर रहे हैं। एक हर्षचरित, जो हर्ष की जीवनी है, और दूसरी क्या? कादम्बरी। एक हर्षचरित जो हर्ष की जीवनी है, ध्यान रखना, किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। और दूसरी एक कादम्बरी पुस्तक लिख रहे हैं, ये भी किसकी है? बाणभट्ट की। यहाँ इसके बारे में पता चलता है। हर्षवर्धन खुद एक विद्वान व्यक्ति था, और उसने क्या लिखा था? 3 रचनाएं लिखी, 3 नाटक। ध्यान रखना, तीनों नाटक हैं ये। तो ये नाटक लिखे किसने? हर्षवर्धन ने।
और ये नाटक कौन सा है? प्रियदर्शी का, रत्नावली और नागानंद। कुछ जगह पर कुछ हमें इतिहासकारों के द्वारा पता चला है कि ये नाटक हर्षवर्धन ने नहीं लिखे थे, पैसा देकर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखे गए थे, और उसका मतलब इसने क्या करा था, कॉपीराइट करके अपना नाम डाल दिया। तो ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन हम फिलहाल ये मानेंगे कि हर्षवर्धन ने, हालांकि हर्षवर्धन के बारे में बोला बहुत कुछ जाता है, वो सब यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, कि बोला यह जाता है कि इतना ये प्रतापी नहीं था, इसने मात्र एक दो युद्ध लड़े, इसको बढ़ा चढ़ा के बाणभट्ट ने अपनी इसकी हर्षचरित में दिखा दिया। तो ऐसा नहीं था। हालांकि हमें जो जहां जानकारी जितनी मिली है, तो ये सब हम मान के चलेंगे, जो हमें प्रमाण मिल रहे हैं इतना हम कम से कम जरूर मानेंगे। तो प्रियदर्शी का, रत्नावली और नागानंद, हम किसके नाटक मान रहे हैं? फिलहाल हर्षवर्धन के ही मान रहे हैं। अगर आपको रिसर्च पेपर में जाना है, किसी में नेट की तैयारी करनी है, या फिर ऐसा जेआरएफ निकालना है, तो उन सब में इसके हर्षवर्धन के दूसरे पक्ष को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यही रहने देते हैं। अभी इस क्लास को छोड़ना मत एक बार, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि क्लास को बिना रिवाइज करे 1 मिनट का नहीं छोड़ना। क्या करा है हमने? इसके साहित्य को देखा है, उसके अलावा इसके धर्म को देखा है, ध्यान से देख लो क्या था, मोक्षमा परिषद, बौद्ध धर्म और ये सब। इसके प्रशासन को देखा है, ये भौगोलिक, पुस्तपाल और ये अमात्य, ये देखा हमने। न्याय व्यवस्था, राजा ही प्रधान है, चतुरंगणी, विषय भुक्ति, ये देखा। उसके अलावा हर्षवर्धन को हमने देखा, शिलादित्य है, हुएनसांग ने इसके क्या बोला, यात्रा वृत्तांत में क्या कहा, हुएनसांग कौन है, 16 वर्ष की आयु में राजा कैसे बना, हमने ये देखा कि इसके युद्ध कैसे हुए, राजधानी कैसे परिवर्तित हुई, और ये कर गए। और हमने देखा इसकी कहानी राजा बनने तक। ठीक है, किस तरह से राज्यश्री, राज्यवर्धन, इन सब का संबंध यहाँ से था। इनके अलावा इसके शत्रु ये थे और आपस में लड़ाइयाँ हुई। ये पूरी कहानी को हमने समझ लिया। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। फिलहाल इतनी है, और आगे की कहानियाँ, आगे की क्लासेज हम ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। उसके लिए आपको सारथी से जुड़ जाना है। यदि अभी तक नहीं जुड़े, बेल आइकन प्रेस करके रखा करें आप, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और क्लासेस देखें सारी की सारी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा, अच्छी अच्छी क्लासेस सामने आएंगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।